दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरह से आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया तो पूरा का पूरा इस एक ही वीडियो में आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको फास्ट रिवीजन करना है अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन का तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने डबल इंटीग्रेशन पे 8 वीडियोस बना दिए हैं, आप प्लीज उसे अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to 2 है। यहाँ पे अगर आप लिमिट देखोगे तो 1 to 2 है। यहाँ पे आप लिमिट देखोगे तो 0 to yz है। दोस्तों ये x है, ये y है, ये z है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, dy है, dz है। अब दोस्तों अगर इसे आप बहुत अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये 0 to yz है, मतलब इसमें से x y z में से कौन सा टर्म नहीं है दोस्तों, x नहीं है, मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों, x का है। अब यहाँ पे अगर समझो दोस्तों, यहाँ पे अगर z आता, x तो ऑलरेडी हो गया है, अब z आया है तो हमारे पास x हो गया, तो हमारे पास अब लिमिट किसका बचा है, yz का, और ऑलरेडी यहाँ पे z आया हुआ है तो मतलब ये y का लिमिट है। पर दोस्तों यहाँ पे z नहीं आया, यहाँ 1 to 2 आया, यहाँ 0 to 2 आया, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स हैं, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसको क्या ले लूँ। x वाला लिमिट हो गया तो मैं इसे y का दे देता हूँ और मैं इसे z का दे दे रहा हूँ। आप अगर चाहोगे तो इसे z का दे सकते हो, इसे y का दे सकते हो, पर ये वाला हमेशा x का आएगा क्योंकि यहाँ yz है, कौन सा टर्म नहीं है, x नहीं है। तो सबसे पहला ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ से एक ब्रैकेट ले रहा हूँ और यहाँ पे देखो ये x वाला है तो बस dx लूंगा, तो ये dx साथ में लूंगा। अब मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 to 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 to 2। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। इस इंटीग्रेशन में आपको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर x है, dx है, तो इसमें से बस आप x वाले का इंटीग्रेशन लोगे और बाकी का टर्म दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये जो yz वाला टर्म है दोस्तों ये कांस्टेंट हो गया, बस आप x का इंटीग्रेशन लोगे। और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x दोस्तों x² by 2 होता है। प्लीज आप मेरा इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसी चैनल पे है, कंप्लीट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, प्रदीप गिरी एकेडमी आप सर्च करो, तुरंत आपको मिल जाएगा और उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे dy है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dz है, ये देखो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे yz, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 0 आया। अब मैं फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये देखो ये 0 to 2 है, ये क्या है दोस्तों 1 to 2 है। अब यहाँ पे ये जो मेरा yz वाला पार्ट है ऐसे ही रहेगा, बस मैं ये देखो ये जो 2 नीचे है ना इसे मैं डायरेक्ट बाहर ले रहा हूँ, 1/2 कांस्टेंट हो गया, yz ऐसे ही है, बस ये x के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्तों dx, इसलिए x की जगह पे पुट होगा, तो x की जगह पे एक बार मैंने क्या लिखा yz, ये पूरे का स्क्वायर। एंड दोस्तों इसके बाद मैं x की जगह पे ये 0 अगर मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या है 0 का स्क्वायर। तो फाइनली मैंने अपना लिमिट यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या है dy और dz। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। देन इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखो इसके बाद ये 1/2 है, ये इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों 0 to 2, दूसरा वाला इंटीग्रेशन क्या है हमारा 1 to 2, ये भी हमने लिखा। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, yz है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ y² और z² और 0² का कुछ मतलब नहीं है, और यहाँ पे क्या है dy और dz। अब फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो ये देखो 0 to 2, 1 to 2। अब मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ, y इंटू वाई y³ हो जाएगा, और z इंटू जेड z³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dy और dz। अब अगर आप इसे लिखने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से अब फिर से मैं, ये मुझे पता है कि ये वाला लिमिट मेरा कौन सा है दोस्तों, मैंने y लिया है, देखो दूसरा वाला मैंने y कंसिडर किया है, तो ये वाला पार्ट 0 to 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये अंदर वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व करूंगा तो z³ वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं y ले रहा हूं तो बस ये y वाला सॉल्व करूंगा। और x⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, देखो ये x⁻n लिखा, n +1 मतलब आपका ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे भी कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और फाइनली यहाँ पे क्या है वैल्यू दोस्तों 2 है, और यहाँ पे क्या है 1, और दोस्तों अब यहाँ पे बस क्या बचा dz बचा। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 1/2, ये 0 to 2 ऐसे ही लिखो बहुत आराम से। देखो ये 4 है, 4 अब मैं बाहर ले ले रहा हूँ, तो 4 जब मैं बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर 8 लिख दे रहा हूँ। लाइव मैच देखना नहीं तो बाद में समझेगा नहीं, 4 मैंने बाहर ले लिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखो ये z³ ऐसे ही लिखूंगा, और मैं वैल्यू किसके ऊपर पुट करूंगा दोस्तों, ये देखो y पे,
ये जो y दिख रहा है ना, y पे वैल्यू पुटअप करूंगा। तो y पे जब मैं वैल्यू, क्योंकि यहाँ dy है इसलिए मैं y पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा दोस्तों, y का वैल्यू रखा 2 यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, फिर मैं ये 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, एक बार y की जगह 2 रखो, एक बार 1 रखो, और दोस्तों यहाँ पे dz है। देखो इस तरह से आराम आराम से अगर आप जाओगे, बस आपको पुटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 1/8, यहाँ क्या हुआ दोस्तों 0 to 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों z का क्यूब, और फाइनली 2 4 मतलब 16 है, आप कैल्सी में भी देख लेना, और यहाँ पे dz है। तो फाइनली दोस्तों 1/8, 0 to 2, और ये z क्यूब ऐसे ही है, और फाइनली यहाँ पे 15 आया और dz आया। 15 आप बाहर ले लो, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसको फटाफट बाहर ले लेना, 0 to 2 z क्यूब और dz। अब देखो ये सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो मेरा सजेशन है कि आपका एग्जाम जब भी हो, कल बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स कल हैं, प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाओ। अब देखो यहाँ पे आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 15/8 लिखा, अब यहाँ आपको फॉर्मूला पता है, इसके ऊपर 3 है ना, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, x⁻n वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे 2 है दोस्तों, यहाँ पे 0 है। अब फाइनली सबसे पहले ये 15 है, ये 8 4 जा कितना होता है दोस्तों 32, मैंने कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, बस लिमिट इसके अंदर पुट करो, z की जगह पे 2 आएगा, और दोस्तों यहाँ पे 0⁻4 आएगा। अब अगर मैं इसका फाइनल आंसर लिखूँ तो ये 15 है, यहाँ पे 32 है दोस्तों, और 2⁻4 कितना होता है दोस्तों 16, और 16 2 जा कितना होता है 32, तो फाइनली आंसर कितना है 15/2। इस तरह से आप ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आप बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट आगे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे लोगों को, ये क्वेश्चन भी मैं चाह रहा हूँ कि इसे सॉल्व कर दूं। अब देखो ये 0, सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा, 0 to log 2, ये 0 to x है, और ये 0 to x plus y है, और ये देखो यहाँ पे, अब आप थोड़ा सा मैं अपने मार्कर को छोटा करता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ x plus y है, मतलब ये किसका लिमिट है दोस्तों z का, और यहाँ x है, अब z खत्म हो गया, अब अपने पास क्या बचा है दोस्तों x और y बचा है, और ऑलरेडी x है यहाँ पे, मतलब ये लिमिट किसका होगा दोस्तों y का, और जो बचा हुआ है तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों z का हो गया, y का हो गया, मतलब ये x का लिमिट है। अब यहाँ पे जब मैं सबसे पहला सॉल्व करूंगा तो z वाले को सॉल्व करूंगा, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगा इंडाइसिस का, इंडाइसिस का ये वाला प्रॉपर्टी a⁻m+n है, तो मैं इसे a⁻m × a⁻n लिख सकता हूँ, या तो ऐसे को मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पे जो मुझे चाहिए, मुझे एक्चुअली सबसे पहला इंटीग्रेशन z का चाहिए, तो z वाला पार्ट बस अलग करता हूँ। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हूँ, ये दोनों को ऐसे ही रख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं e⁻x × e⁻y × e⁻z भी लिख सकता हूँ, पर ये ऐसे ही रख रहा हूँ। बस मुझे इंटीग्रेशन किसका चाहिए अभी, e⁻z का, तो उनको अलग किया, और यहाँ पे dz है, यहाँ dy है, और यहाँ पे dx है। अब जब मैं लिखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, ये देखो z है तो z के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे ये 0 to log 2 ऐसे ही रहेगा, 0 to x भी ऐसे ही रहेगा। बहुत आराम से सॉल्व करो दोस्तों। e⁻xy समझो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कुछ मत करो। e⁻z का इंटीग्रेशन दोस्तों e⁻z ही होगा, जैसे e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। यहाँ पे लिमिट x + y, यहाँ पे दोस्तों क्या 0, और यहाँ पे dy, और यहाँ पे dx, क्योंकि dz गया। अब दोस्तों यहाँ पे 0 to log 2, देन यहाँ पे 0 to x। अब फाइनली अगर मैं सॉल्व करूँ तो e⁻x + y वैसे ही रहेगा दोस्तों। ये वाला वैल्यू इसको चेक करके देखा करो, तो ये वाला जो लिमिट है बस z की जगह पे पुट होगा, तो e⁻x + y की जगह पे पुट किया, माइनस फिर से यहाँ पे 0। बहुत सारे लोग e जब आया ना तो 0 वाला वैल्यू आराम से पुट करना, क्योंकि e⁻0 1 होता है। तो एक बार मैंने यहाँ पे ये पुट किया, फिर ये किया, एंड दोस्तों इसके बाद dy और dx लिख दिया। अब ये लिखने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होगा 0 to log 2, अब यहाँ पे 0 to x है। अब फाइनली दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये e⁻x + y माइनस e⁻0 मतलब 1, और ये dy और dx। थोड़ा सा मेरा लंबा स्टेप जाएगा, बट मैं सभी चीज़ों को आपको क्लियर कट ऐसा करा के दूंगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आराम से सॉल्व करो। तो यहाँ पे दोस्तों log 2 है, 2 थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पे 0 to x है,
अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर दो। ई रेस टू एक्स को ई रेस टू एक्स से अगर सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, तो फाइनली दोस्तों ई रेस टू ऊपर वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों 2x, और y कितना हो जाएगा दोस्तों 2y। और फाइनली तो देखो मैं यहाँ पे ई रेस टू 2x प्लस 2y मैंने कहाँ से लिखा आपको समझ में आ गया, ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई किया। देन ई रेस टू एक्स प्लस वाई, वन को ही मल्टीप्लाई होगा तो बीच में माइनस है, देन ई रेस टू एक्स प्लस वाई, एंड दोस्तों यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी एक्स है। अब आराम से बहुत अच्छे से चीज़ों को ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो दोस्तों 0 टू log 2 है, यहाँ पे 0 टू x है। अब ये सॉल्व करने के, अब देखो आपको पता है कि ये लिमिट किसके है, 0 टू x किसका लिमिट है दोस्तों y का, तो y वाला पार्ट आपको अलग करना होगा। तो यहाँ पे आपको पता है इसको आप e रेस टू 2x लिख सकते हो और इसको e रेस टू 2y, y वाला पार्ट अलग हो गया। देन दोस्तों यहाँ पे भी आपको पता है e रेस टू x लिख सकते हो और e रेस टू y लिख सकते हो। प्रॉपर्टी आपको पता है dy और dx, जो आपको फाइंड आउट करना है आप अलग कर सकते हो, ये वाले प्रॉपर्टीज देखो प्लस है मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ पे अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ 0 टू, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं था ना, log 2 ऐसे ही है। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई करो y वाला, क्योंकि 0 टू x किसका इंटीग्रेशन y का, e रेस टू 2x तो वैसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बस y वाला सॉल्व होगा। e रेस टू 2y का इंटीग्रेशन e रेस टू 2y है, और दोस्तों y के आगे 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 2y का डेरिवेटिव 2 होता है तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में। वैसे यहाँ e रेस टू x वैसे ही होगा दोस्तों, e रेस टू y का इंटीग्रेशन e रेस टू y होगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे बस अब क्या बचा, dx बचा, और ये जो लिमिट है ये x यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये पुटिंग हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको dy, तो हम यहाँ कौन से प्लेस पे करेंगे, dy के प्लेस पे, तो यहाँ मतलब y वाले प्लेस पे log 2। अब देखो यहाँ पे ये e रेस टू 2x वैसे ही है दोस्तों, e रेस टू 2, और ये x, अब ये y दिख रहा है ना, यहाँ पे अब क्या पुट हो जाएगा x, तो यहाँ पे देखो मैंने x पुट किया डिवाइड बाय 2। अब दोस्तों e रेस टू x वैसे ही है, ये देखो e रेस टू, यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी x पुट होगा। ये मुझे कैसे समझा है, देखो यहाँ पे y, क्योंकि मैंने y का लिमिट पुट किया था ना। अब माइनस, ये देखो ये प्लस वाला पार्ट हुआ, मतलब एक बार मैंने ऊपर वाला पार्ट x मैंने पूरे में पुट किया, अब आपको पूरे में 0 पुट करना है। इसी में गड़बड़ होता है, यहाँ पे लास्ट स्टेप में आते आते सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि टेंशन रहता है यार एग्जाम में रॉन्ग ना हो जाए। तो देखो e रेस टू 2x वैसे ही है, देन यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो e रेस टू 0 क्या होगा, e रेस टू 0 1 होगा, तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा 1/2। देन यहाँ पे e रेस टू x वैसे ही रहेगा, फिर से मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो e रेस टू 0 कितना होगा 1 होगा। अब फाइनली अगर मैं इस स्टेप को अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ, तो ये देखो log 2 है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो ये e रेस टू, मैं इसको 4x लिख सकता हूँ, दोनों ऊपर का सेम है, प्लस हो जाएगा, 1 टाइम e लिखा और यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। देन दोस्तों यहाँ पे e रेस टू ऊपर वाले का प्लस कर दो, 2x लिख सकता हूँ, देन माइनस e रेस टू 2x ऑलरेडी है और नीचे 2 है, माइनस माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे e रेस टू x है, तो इस तरह हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा dx, यहाँ पे भी क्या आएगा dx। अब हमारा लास्ट ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों x का है, क्योंकि वहाँ पे dx है, और आपको पता भी होगा ये देखो लास्ट वाला जो है वो x का है, दिखाई दे रहा है ये देखो x का। तो अब x के रिस्पेक्ट में अब सॉल्व करेंगे, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो ये 2 ऐसे ही है। e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, e रेस टू x, बट यहाँ पे 4 है, 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा। देन इसके बाद e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x है, पर साथ में 2 है तो डिवाइड में आएगा। e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x है, ये 2 ऑलरेडी है और ये 2 भी नीचे आ जाएगा। 2 आपने लिखा, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन e रेस टू 2x इंटू 2 लिखा, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, और ये भी हो गया। और यहाँ पे आपका क्या आएगा log 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वैल्यू पुटअप करना है। अब अगर आपने वैल्यू सिस्टमेटिक अच्छे से पुटअप किया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, e रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाय x, ये देखो x की जगह पे ये क्या लिखूंगा log 2। अब दोस्तों यहाँ पे अब नीचे क्या आ जाएगा 8, देन e रेस टू 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा log 2, और नीचे क्या आ जाएगा 2, e रेस टू 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों log 2, और नीचे क्या आ जाएगा 4, और प्लस e रेस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों log 2। सेम अभी मैंने
ये वाला पूरा का पूरा अपर लिमिट पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करना है। लोअर लिमिट भी बहुत आराम से पुट करना। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे ई रेस टू अगर मैंने यहाँ पे जीरो पुट किया, ये जीरो पुट किया तो फोर इंटू जीरो जीरो होता है। ई रेस टू जीरो हमेशा वन होता है दोस्तों, तो वन, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 8। फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ई रेस टू अगर मैं यहाँ पे भी जीरो पुट करूंगा तो ई रेस टू जीरो, तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे +1। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं एक और रूल अप्लाई कर रहा हूँ इंडाइसिस का। ई रेस टू आपको पता है कि कभी भी लॉग के आगे कोई भी नंबर है तो वो ऊपर जाता है। आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता होगा, एम यहाँ पे है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम, और ये एन ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिखूंगा log 2, और ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया, और नीचे क्या है दोस्तों 8। यहाँ पे ई रेस टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log 2, ऊपर 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 2। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ई रेस टू, यहाँ पे क्या हो गया log 2, वो 2 ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हो गया 4, और प्लस ई रेस टू यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों log 2। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे दोस्तों ये वाला पार्ट आप अपने कैलसी से 1/8, 1/2, 1/4 +1 आप अपने कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों अगर मैं आगे देखूं तो आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये जो अगर एक लॉग का एक और प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा, लॉग यहाँ पे दोस्तों b है और यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो कभी भी अगर ये दोनों नंबर अगर सेम है तो इसका आंसर डायरेक्ट ये वाला आता है, मतलब b आता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये e है, यहाँ कुछ नहीं है तो e है, e हो गया तो 2/4 इसका आंसर, और 2/4 मतलब 16 होता है, मतलब ऊपर 16 है और नीचे क्या है दोस्तों 8 है। यहाँ पे 2/2 मतलब 4 है, डिवाइड बाय 2। यहाँ पे दोस्तों 4 है, डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये देखो e और e सेम हो गया, मतलब यहाँ 2 बच रहा है, 2 बस डायरेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हो गया अपना। अब यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो एलसीएम लेके भी सम सॉल्व कर सकते हो, पर मेरा सजेशन है कि मैं प्लीज सभी को बोलता हूँ कि प्लीज एलसीएम मत लो। तुम्हारे पास इतना प्यारा कैलसी है, कैलसी से चीजों को सॉल्व करोगे तो रिस्क नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। देखो ये 1 है। अब देखो हाँ, एलसीएम मैंने लिया तो एलसीएम किस तरह से लेते हैं, जिसमें से मैक्सिमम नंबर 8 था, और 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। ऑलरेडी इसके नीचे 8 है तो यहाँ पे 1 वैसे ही रहेगा। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम मल्टीप्लाई करने में आता है, 2 4 जा, तो ऊपर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये एलसीएम होता है। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में मल्टीप्लाई करने में आता है, 2 टाइम में, तो ऊपर 2 लेंगे, तो इसलिए एलसीएम भी सीख गए होंगे। और 1 के टेबल में 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आता है दोस्तों। अब फाइनली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपका जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 2। और फाइनली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नीचे 8 आ जाएगा दोस्तों, और ऊपर यहाँ पे -3, देखो प्लस माइनस -3, और ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो +6 आएगा। तो ये वाला ही पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ये देखो ना, प्लस माइनस माइनस 8 - 2 6, और ग्रेटर नंबर का साइन। अब दोस्तों ये होने के बाद ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो +1 आंसर आ रहा है, माइनस यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो देखो ये माइनस ऐसे ही है, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3/8। और फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, 8 1 8 माइनस मतलब 5/8। तो ये यहाँ पे आंसर आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन से टाइप से सॉल्व करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। अब देखो अगर आपको डबल इंटीग्रेशन अब सॉल्व करने आ गया ना, तो बस अब आप उसके हर एक टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बस उसका आप प्रैक्टिस कर लो। अब हर एक सम का आप लास्ट तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी आप सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे इवेल्युएट द इंटीग्रेशन, इंटीग्रल समथिंग कुछ दिया हुआ है, ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन, प्लेन दिया है और यहाँ पे कुछ दिया है। अब दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z² है, और ये dv मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आप dx dy dz लिख सकते हो। और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे आपको लिमिट्स लिखना है, तो आप या तो कहीं से भी आप जा सकते हो, यहाँ से जा सकते हो या वहां से जा सकते हो, जैसा हम पीछे से करते आ रहे हैं। पहले मैं x वाला वैल्यू लिखता हूँ 0 to 1, फिर मैं y वाला लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो -1 से 2 है। देन इसका z वाला क्या है दोस्तों 0 to 3 है। तो यहाँ पे ये मेरा कौन सा हो गया x का, ये वाला कौन सा हो गया दोस्तों y का, और ये वाला कौन सा हो गया दोस्तों z का।
अब बताओ ये वाले क्वेश्चन को कौन नहीं सॉल्व कर सकता है। देखो 0 to 1, -1 to 2 और 0 to 3। अब बताओ पीछे मैंने जो सम सॉल्व करा है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने जो सॉल्व करा है, हाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है। बस ये देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप आराम से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको भी इस टाइप के क्वेश्चंस का, अब अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है, आप इसको नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो भी चलेगा। या चाहिए तो देखो यहाँ पे आपने सॉल्व कर दिया, एक्स वाला है, या तो चाहिए तो आप इसे यहाँ से एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, आपको वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। बस जब आप जैसे अभी एक्स लिया है आपने यहाँ पे आप एक्स का ही बस सॉल्व करना है, x² 2, बाकी का आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे दोस्तों, ये वाले को आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। अब देखो इस टाइप का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरा एक रिवीजन वीडियो है, तो मैं हर टाइप की चीज़ों को कैसे कम टाइम में कवर करना है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। अब इवेल्युएट समथिंग कुछ दिया हुआ है दोस्तों, ओवर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय x = 0, y = 0, z = 0 और समथिंग ये दिया हुआ है दोस्तों। और हमें यहाँ पे दोस्तों लोअर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट गायब है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी देखो यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें x y ऐसे दोनों दिए रहते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना होगा तो किस तरह से आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप x = y = और z = कंसिडर कर लो। अब यहाँ पे अगर आप x = ले रहे हो तो दोस्तों x = मैं a ले रहा हूँ, a देखो दिखाई दे रहा है a, और साथ में u ले रहा हूँ। y = यहाँ पे क्या b है, b के साथ दोस्तों v ले रहा हूँ। z = यहाँ पे क्या c है, c के साथ दोस्तों w ले रहा हूँ। ये कंसिडर करना होगा। इस तरह से लिमिट कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझेगा। अब देखो इससे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो dx आएगा, यहाँ a और यहाँ पे du, या विद रिस्पेक्ट टू x जब आप इसे कंसिडर करोगे। दोस्तों लाइट चली गई थी, से ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आपको वीडियोस भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इस समय लाइट जा रही है, बाहर हवाएं चल रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बट फिर से अच्छा हुआ कि लाइट फिर से आ गया। चलो फिर से मेरा पूरा पार्ट रफ हो गया था, फिर से मैंने लिखा है, पर ये सब फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि आपको क्या करना है, पुट x = लेना है, y = लेना है और z = लेना है। आपने x क्या मैंने बोला था आपको लेने के लिए दोस्त, x आपको कंसिडर करने के लिए मैंने क्या बोला, x के साथ क्या है, a है, au लेना है, y के साथ b है, b के साथ मैंने क्या बोला, bv ले लो, और c w ले लो। और मैंने क्या बोला, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, dx, और यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा du, यहाँ पे क्या होगा dy, यहाँ पे क्या होगा b, और यहाँ पे dv, यहाँ पे dz, यहाँ पे क्या हो जाएगा c, और यहाँ पे dw, ये भी हो गया। अब ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आप अगर वैल्यू जब पुट करोगे तो उसके पहले आपको लिमिट निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब लिमिट आप जब निकालने जाओगे तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे अगर मैंने 0 पुट कर दिया, देखो x = 0 है, अगर 0 पुट कर दिया तो u = कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अगर सपोज मैंने y की जगह पे दोस्तों, y की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो b 0/b मतलब v = भी मुझे 0 मिल गया, और w = भी मुझे क्या 0 मिल गया। आपको पता है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हम लिमिट चेंज करते हैं। अब हमें लोअर लिमिट हमारे u v w के टर्म में आ गए। अब अपर लिमिट आपके क्या आएंगे वो ध्यान से आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है x/a, देखो यहाँ से अगर मैं u का वैल्यू निकालूं, यहाँ से देखो मैं अगर u का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे x है और a उसके नीचे आएगा, तो x/a = u है। देन वैसे ही अगर मैं v का वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y/b, और देन इसके बाद मैं w का वैल्यू निकालूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, z/c। आपको मैंने बता दिया। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो x+a, y+b, z+c विच इज इक्वल टू a है, तो ये तीनों का प्लस इक्वल टू 1 है, तो वैसे ही मैं ये तीनों का प्लस करूंगा तो इक्वल टू 1, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ से मैं अपना u + v + w इक्वल टू 1 है, इससे मैं अपना अपर लिमिट निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं w के लिए निकाल रहा हूँ तो w के लिए 1 है, u यहाँ से माइनस में जाएगा और दोस्तों यहाँ से v भी माइनस में जाएगा, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो w के लिए आपको मिल गया w = 1 - u - v। अब ये w के लिए हो गया, तो w वाला पार्ट आप कैंसिल कर दो। अब आपके पास बस क्या बचा, u v विच इज इक्वल टू 1। तो आप v के लिए निकालोगे तो v = क्या आएगा दोस्तों, 1 - u। v = भी आपको लिमिट यहाँ पे मिल गया, v = क्या मिल गया, 1 - u। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है दोस्तों। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका
अब ये वाला भी पार्ट कैंसिल हो गया है, तो अब आपके पास क्या बचा, u इक्वल टू 1। तो u का लिमिट समझ में आ गया, इक्वल टू 1 है। अब ये वाला जैसे ही पार्ट हो गया, आगे सम सॉल्व करना बहुत इजी है दोस्तों। आगे तो सम आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। देखो, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेंजेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो u का अगर मैं वैल्यूज लिखूँ तो u का लिमिट मुझे पता है 0 टू 1 है। v का लिमिट मुझे पता है कि 1 माइनस यू से 0 से लेके 1 माइनस यू है। देन अगर मैं w की लिमिट की बात करूँ तो 0 से लेके 1 माइनस यू माइनस v है। और दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखो z है, z की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सी डब्ल्यू। और यहाँ पे अगर आप dx की बात करोगे, dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a du। और dy की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, b dv। और dz की जगह पे अगर आप बात करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, c dw। तो यहाँ पे हमने सभी चीजों को लिख दिया। अब ये सभी चीजों को लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, a है, c है, b है, c है। तो फाइनली मैं a b c बाहर ले रहा हूँ, पर अगर आप देखोगे तो c 2 बार है तो c का स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली अंदर देखो ये क्या हो गया, 0 टू 1। ये क्या हो गया दोस्तों, 0 टू 1 माइनस यू। ये क्या हो गया, 0 टू 1 माइनस यू माइनस यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बचा हुआ है दोस्तों, अंदर w बचा है। और अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या बचा है, डी यू, डी वी और डी डब्ल्यू। और आपको अगर रूल वाइज देखोगे तो सबसे पहला वाला जो है वो w का है, तो पहले आप यहाँ w रख दो और यहाँ पे फिर डी यू और डी वी रख दो। अब इसके बाद आप प्रोसीजर आपको दोस्तों पता ही है, जस्ट इसे आप सॉल्व कर दो। देखो w का जो लिमिट है, w का इंटीग्रेशन क्या आएगा, w² बाय 2। फिर आप आराम से w की जगह पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर दो, फिर से लाइट चलेगी। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि बहुत बार लाइट आ जा रही है और कल है मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूँ कि मेरे स्टूडेंट को लास्ट में ऐसा फील हो, मेरे प्यारे दोस्तों को लास्ट में ऐसा फील हो कि सच में सर ने उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ किया है। तो दोस्तों लगभग वो क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब उसके आगे का पार्ट आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब लास्ट जो मुझे एक और चीज बताना है, लाइट फिर से चली गई पर मुझे वीडियो आप देखो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड भी करना है। तो मुझे जल्दी से जल्दी अगर मैं वीडियो अगर 2 से 3 बजे के पहले तक अगर अपलोड कर दूंगा तो आप आराम से वन शॉट वीडियो देख के रिवीजन कर लोगे। तो लगभग मैंने सभी चीजें बता दी। अब लास्ट में मुझे एक बताना है स्पीयर से रिलेटेड, स्पीयर से रिलेटेड बताना है। तो मैं दोस्तों इसके लिए मैं क्रोमा पे बता रहा हूँ क्योंकि लाइट है नहीं यहाँ पे। अब देखो स्पीयर से रिलेटेड आपको लोग बोलेंगे कि बहुत सारे फॉर्मुलेज याद करो, मैं आपको एक ही फॉर्मूला बोल रहा हूँ, एक्स वाई और जेड, इसके आप वैल्यूज याद कर लो। देखो एक्स का वैल्यू जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि सभी के आगे आर 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 है, ये याद हो गया, मैं आपको याद करा रहा हूँ। देन अगर आप याद करोगे तो देखो यहाँ पे साइन थीटा है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे भी आपको साइन थीटा लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लेना है, कॉस थीटा। तो आप याद रखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब उसके बाद आपको बीच वाला सेम करना है। बीच वाला आपको क्या करना है दोस्तों, सेम करना है और फर्स्ट वाला डिफरेंट करना है। बीच वाला सेम करना है मतलब यहाँ पे आप फाई वाला एंगल मल्टीप्लाई करोगे, सेम करना है तो यहाँ साइन थीटा है तो दोस्तों यहाँ पे आप साइन फाई से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोनों साइन साइन आ गया। और ऊपर वाला डिफरेंट है तो दोस्तों यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस फाई से। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया है। देन इसके बाद दोस्तों आप dx, dy और dz, ये तीनों की जगह पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले r स्क्वायर लिखना है। ये तो आपको याद हो गया r स्क्वायर। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखोगे मैक्सिमम पार्ट, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पार्ट कौन सा दिख रहा है, साइन का पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, ऐसे आप याद रख सकते हो। और आपकी लिमिट आपको याद रखना है dr। देन इसके बाद आपको याद रखना है डी थीटा। देन दोस्तों इसके बाद फाइनली आपको याद रखना है डी फाई। तो इस तरह से इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई हो तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर स्पीयर के अंदर 3 केसेस आते हैं। एक बार अगर समझो वो होल स्पीयर की बात करेंगे, अगर समझो उन्होंने हेमीस्फीयर की बात की, और अगर सपोज उन्होंने ऑक्टेंट की बात की, तो मेरा सभी से मानना ये है कि प्लीज ये वाला बस आप कंडीशन याद करके जाओ, बाकी कोई कंडीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं। इसका कंडीशन के लिए ऑक्टेंट के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, आर, आर के बाद दोस्तों आपको क्या याद रखना है, इसके बाद आप थीटा का याद रखो। एंड थीटा, थीटा के बाद आप किसका वैल्यू याद रखो, फाई का। देखो आर का वैल्यू तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा।
आर का जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 टू ए है, याद हो गया आपको। देन इसके बाद पाई, ये देखो ये दोनों में पाई बाय टू आएगा, तो 0 टू पाई बाय टू, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 टू पाई बाय टू। तो ये मस्त हो गया आपका। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपने सिस्टमेटिक तरीके से इतना बस याद रखो। अब दोस्तों जहाँ पे भी अगर स्पीयर का क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे ऑक्टेंट का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये लिमिट यूज करो, सम सॉल्व कर दो। पर जहाँ पे भी अगर स्पीयर आया, कंप्लीट स्पीयर आया, तो वहां पे आप 8 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? 8 से। सेम यही ऑक्टेंट की तरह सम सॉल्व करना और 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना, जिससे आपको स्पीयर का कोई लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप बस ये याद रखो, कल के एग्जाम के लिए आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक सम भी आपको दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक सम है, इवेल्युएट, और जरूर इस सेशन के बाद अगर आप देखोगे मेरे एफर्ट्स को, तो जरूर आपको बहुत अच्छा कमेंट करना चाहिए कि हम हमेशा, प्रदीप सर की टीम हमेशा स्टूडेंट के बारे में ही सोचती है। ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट ऑफ द स्पीयर, और यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करोगे, तो सम सॉल्व करते टाइम आपको क्या याद रखना है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी चीजें मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं पे भी अगर आपको इस स्पीयर के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिखाई दिया ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर, तो इक्वल टू से आप आर स्क्वायर ले लेना। डायरेक्ट आप याद रखो कि इसको आपको इक्वल टू क्या ले लेना, आर स्क्वायर ले लेना है। तो अभी सम आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको लिमिट अब पता है। देखो ये पॉजिटिव ऑक्टेंट, बस ऑक्टेंट का आपको निकालना है, तो आपको लिमिट पता है। पहले आप आर का लिमिट लिख दो। आर का लिमिट क्या है? 0 टू ए। देन दोस्तों इसके बाद आपको थीटा का लिमिट पता है 0 टू पाई बाय टू। यहाँ पे भी आपको 0 टू पाई बाय टू पता है। ये आपका काम हो गया। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है जो भी आपको दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको पता है। एक्स इक्वल टू क्या है आपको पता है, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर साइन थीटा साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस फाई। ये हो गया आपका। देन वाई का क्या आएगा? आर साइन थीटा साइन फाई। मैंने बोला कि दोनों सेम होगा। और लास्ट में जेड में क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो ये आपको अच्छे से बैठ के याद कर लेना है। एंड दोस्तों इसके बाद डी एक्स डी वाई डी जेड जो है, उसके प्लेस में हम क्या लिखते हैं? देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। उसके प्लेस में हम क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? पहला डी आर, देन डी थीटा, देन डी फाई। अब फाइनली अगर मैं इस पूरे को अच्छे से लिखूँ, कंक्लूड करूँ, तो 0 टू पाई बाय टू, 0 टू पाई बाय टू, 0 टू ए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आर वाले टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब आर रेस टू 5 टर्म्स है। साइन वाले टर्म कितने हैं दोस्तों? साइन साइन साइन, मतलब साइन वाले टर्म दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन वाले 3 टर्म्स हैं। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे कॉस वाले टर्म कितने हैं? 1। कॉस थीटा वाले जो टर्म है दोस्तों, कॉस थीटा का अगर मैं टर्म देखूं तो कॉस थीटा वाला टर्म एक ही है, कॉस थीटा। और अगर मैं बात करूं कॉस फाई वाला टर्म, देखो कॉस थीटा का एक ही टर्म है। और अगर मैं कॉस फाई की बात करूं तो कॉस फाई वाला टर्म दोस्तों, यहाँ पे आपको एक साइन फाई का टर्म दिख रहा है और एक आपको किसका दिख रहा है? कॉस फाई का। तो साइन फाई हो गया और एक कॉस फाई भी हो गया। तो लगभग मैंने सभी वैल्यूज लिख दिए। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डी आर डी थीटा डी फाई। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। इसका इस टाइप का इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है। देखो मैं आपको सबसे पहले बोल रहा हूँ कि ये आपको पता है कि लिमिट किसका है, ये आर का लिमिट है। तो आप डायरेक्ट ये 0 टू ए में बस आर वाला वैल्यू लिखो, आर रेस टू फाई, और यहाँ पे डी आर लिखो। देन इसके बाद आपको पता है कि ये जो दूसरा वाला लिमिट है दोस्तों किसका है? थीटा का। तो थीटा वाला जो भी वैल्यू है, थीटा वाला वैल्यू क्या है दोस्तों? साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? डी थीटा। तो ये भी काम हो गया आपका। देन दोस्तों आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है दोस्तों? फाई का वैल्यू है। तो फाई का जो भी वैल्यू है, फाई का वैल्यू क्या है दोस्तों? साइन फाई, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस फाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? डी फाई। तो इस तरह से आपने लिख दिया। आप सभी के इंटीग्रेशन को आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो याद है ये 0 टू पाई बाय टू है, तो आपको मेरा फॉर्मूला भी पता होगा। फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हो।
और आपको जिस तरह से सॉल्व करना होगा, याद है आपको रिडक्शन फार्मूला मैंने बीटा और गामा में पढ़ा है कि इस तरह के इंटीग्रेशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, और ये वाला तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो अब इंटीग्रेशन का पार्ट तो आपको आता है, बस स्टार्टिंग का पार्ट जो मेन पार्ट था, तो ऐसे अगर स्फीयर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखो, इवेल्युएट, यहाँ पे इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये है dx dy dz, और नीचे क्या है दोस्तों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अब देखो, थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, क्वेश्चन आप ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे थ्रू आउट बोला है, फिर भी मैं क्या करूंगा पता है, ऑक्टेंट का ही लूंगा, 0 टू a ले रहा हूँ, 0 टू पाई बाय 2 ले रहा हूँ, 0 टू पाई बाय 2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे इसके बाद दोस्तों ये जो पूरा का पूरा पार्ट है मुझे पता है इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, और dx dy dz का भी मुझे पता है वैल्यू क्या आएगा, dx dy dz का हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा एंड d फाई। ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। अब ये पूरे के इंटीग्रेशन को अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से जब मैं सॉल्व करूंगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो r की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा, लास्ट में मैं क्या करूंगा पता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है दोस्तों, जो भी मेरा रिक्वायर इंटीग्रल है उसमें वो मुझे क्या बोला है कि कंप्लीट होल, देखो या थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे ऑक्टेंट की बात नहीं की है, तो मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो मेरा फाइनल आंसर है। तो इससे मैं आपको ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको होल स्क्वायर वाला लिमिट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला याद करो, आपका काम हो जाएगा। और इसी तरह से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप अपने बुक को ओपन करके देखोगे तो इस टाइप का स्पीयर वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको करके जाना चाहिए। और फाइनली एक सिलेंडर वाला भी है, सिलेंडर वाले में भी कुछ कंडीशन नहीं, बस वो आपको उसके कंडीशंस याद कर लेना है कि x इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, y इक्वल टू क्या पुट करना है। एक एटलीस्ट एक सम सिलेंडर वाला अगर चाहिए तो आप देख लो, पर मेरे हिसाब से ये वन शॉट वीडियो है, तो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें मैंने कवर करा दी है। और जरूर अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो, और भी आपको क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है प्लीज़ मुझे बताओ। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।